के साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह टीवी डिबेट्स में अक्सर देखे जाते हैं। और आज मैं सर से ये जानना चाहती हूँ, क्या सच में जिस कल्चर को खत्म करने की बात प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, जो कि 5000 साल पुराना बताया जाता है, उसे सच में खत्म किया जा सकता है क्या? क्या कुछ हो सकता है जब हम ईरान यूएस फ्रंट की बात करते हैं और इसराइल को भी सब के दौरान भूले नहीं। और बात पाकिस्तान की भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं ताकि पाकिस्तान की रेलेवेंस बनी रहे, क्योंकि वो खुद को ये पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए, जब इतना बड़ा संकट आया दुनिया में तो पाकिस्तान पे सबको भरोसा था। सबसे पहले तो शैलेंद्र सर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, नमस्कार आदित्य जी। आपके साथ पहली बार आपके पॉडकास्ट में है। मेरे को लगता है बड़ा संभल के मुझे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे अब भी याद है कि एज अ टीवी एंकर आपके सामने बैठ पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आपके सवाल इतने तीखे और पॉइंटेड होते थे कि लिटरली एज अ गेस्ट थोड़े हम घबराए हुए से थे। तो अभी आपके इस पर आने पर भी पहले मैं थोड़ा घबरा रहा था, अवॉइड कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा ली कि चलिए, अपनी ही शेर है, अपने ही शेरों के साथ बात करी जाए। अरे सर, सो काइंड ऑफ यू सर, सो काइंड ऑफ यू। और आपके सामने सर, फौजियों के सामने तो मैं ऐसे ही नतमस्तक हो जाती हूँ सर। फौजियों के सामने तो मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ। मुझे देशद्रोहियों से दिक्कत होती है, देश विरोधियों से दिक्कत होती है। और इसीलिए सर, मैं पहला सवाल आपसे यही पूछ रही हूँ कि ये जो संकट है जिसमें पाकिस्तान लगातार खुद को पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है, हमारे यहाँ भी बैठे हुए हैं कुछ जो कह रहे हैं, देखिए जी, पाकिस्तान तो मीडिएटर का रोल निभा रहा है, भारत ने क्यों नहीं किया, भारत ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ये जो पूरा पाकिस्तान का रोल है इस मीडिएशन में, सो कॉल्ड मीडिएशन में, जिसमें कि कोई भी एक दूसरे को सुनने को राजी नहीं है, ना यूएस ईरान की मान रहा है, ना ईरान यूएस की मान रहा है, तो ये तो सिर्फ एक दिखावा भर रह गया। आपका आपका एनालिसिस क्या है सर? तो जनरली ना, जब आप पाकिस्तान का नाम किसी सो कॉल्ड डिस्कशन में ले लेती हैं, तो मुझे लगता है फिर वो डिस्कशन नहीं, सिर्फ मखौल रह जाता है। क्योंकि एक मखौल कंट्री का डिस्कशन लेते समय एक्चुअली सीरियसनेस क्या लेकर आए, मतलब कोई अच्छी बात करें, कोई एनालिसिस करें। अब मैं आपको बताता हूं जो आपने पूछा है स्पेसिफिकली। किसने कहा कि पाकिस्तान इज अ मीडिएटर? कहीं आपने किसी को बोलते सुना, कहीं लिखते सुना? मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा गया है और क्या बोला गया, और उसको बड़ी जिम्मेदारी लूंगा मैं अपने ऊपर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने लिखा कि वी ऑफर आवर सर्विसेज टू फॉर मेकिंग थिंग्स गुड। दैट्स ऑल ही हैज ऑफर्ड, नथिंग मोर हैज हैपेंड। चलिए एक स्टेप और आगे चले जाएंगे। उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दार साहब ने क्या लिखा और बोला? उन्होंने बड़े स्पेसिफिकली बोला, वी आर ओनली कन्वेइंग द मैसेजेस। मतलब पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, अगर मोटे तौर पर बात करें, और मतलब हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी में बात करें। सो मुझे नहीं लगता। अच्छा चलिए, उससे भी एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रूफ चाहिए होता है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी तकलीफ ही है। तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। प्रूफ अगला, ईरान ने पॉइंट ब्लैंक कह भी दिया कि वी डू नॉट हैव फेथ इन पाकिस्तान। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया भर में माना जाता है कि वो सिर्फ एक पपेट गवर्नमेंट और एक पपेट आर्मी है जो यूएस की है। तो हाउ कैन दे मेडिएट? वो तो वन साइडेड रहेंगे ना। अच्छा, अब उससे भी बढ़कर मैं आपको एक अच्छा सा एनालिसिस दे देता हूं, जहां किसी की साइड नहीं लेंगे। मतलब हम पाकिस्तान के लिए हेट्रेड ना दिखाएं, एक अच्छा आकलन करके देखें। एक किसी को भी मेडिएटर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस या क्या उसके कैरेक्टर में होनी चाहिए? उसके कैरेक्टर में होना चाहिए पीस, कि वो पीसफुल कंट्री है, वो पीस में विश्वास रखता है। क्या इमरान खान प्रोटेस्ट में पीस दिखती है हमें? क्या बलूच के साथ पीस दिखती है हमें? क्या टीटीपी के साथ पीस दिखती है हमें? क्या अफगानिस्तान के साथ पीस दिखती है हमें? और सबसे बड़ी बात, उनके डिफेंस मिनिस्टर का कहना, ख्वाजा का, कि हम इस डर्टी काम जो टेररिज्म का है, ये पिछले 40 साल से करते आ रहे हैं। और ऊपर से जिसको बोलते हैं ना, करेला नीम चढ़ा, ऊपर से उन्होंने क्या बोल दिया कि ये हम पैसों के लिए करते आ रहे हैं, और अगर पैसे मिले तो हम आगे भी करते रहेंगे। अगर एक डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ये बोल रहा है, तो अब आप खुद आकलन कर लीजिए कि उस कंट्री का पीस कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। क्या वो क्रेडिबल, दुनिया में वो क्रेडिबल कंट्री है?
ये वही ट्रम्प साहब हैं जिन्होंने अपने पिछले टर्म में पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा था। इस बार चलिए उनके इंटरेस्ट हैं, ईरान में अगर जाना है तो लैंड रूट और कहीं से मिलेगा नहीं, पाकिस्तान को पलक झपकोगे वो इमीडिएटली मिल जाएगा। सो इसलिए चलिए क्रेडिबिलिटी कहीं पर, क्रेडिबिलिटी उनके पास है एक्चुअली, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा मेरे लिए कहना। दे आर वेरी वेरी क्रेडिबल इन टेररिज्म। उनकी टेररिज्म का ट्रैक रिकॉर्ड इतना क्रेडिबल है कि दुनिया मानती है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन वहीं पाया गया, मेरे घर पर नहीं आया था, उन्हीं के घर में मिला। क्रेडिबिलिटी के अलावा है रिलायबिलिटी। इस कंट्री की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल क्या रिलायबिलिटी है? इज इट अ गुड डेमोक्रेसी? पाकिस्तान के अंदर की आवाजें हैं रियलिस्टिकली प्रूफ के साथ कि आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने वहां 5 साल पूरे नहीं किए, चाहे वो एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना शेमफुल डेमोक्रेसी से इलेक्ट हुआ हो, बट फिर भी पूरे नहीं किए। वहां एक अनसेड अनसेड डिक्टेटरशिप पाकिस्तान आर्मी की है। पाकिस्तान के पास पाकिस्तान आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी के पास एक कंट्री है जिसको वो पाकिस्तान बोलते हैं। ये मेरे कहने की बातें नहीं है, ये दुनिया की बातें हैं, ये प्रूफ के तौर पर दे रहा हूं। और मुझे बता दीजिए, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके जिया उल हक जॉर्डन में गए थे एज अ ब्रिगेडियर और वहां 30,000 मुसलमानों को मारकर आए थे? उस तरह के, अगर ये क्रेडिबिलिटी है तो वेल यू हैव टू टेक इट करेक्टली। ये कंट्री वो है जहां डेमोक्रेसी कम दिन रही है और डिक्टेटरशिप ऑफिशियली ज्यादा दिन रही है। मैं छोड़ देता हूं पूरी दुनिया पर कि क्या पाकिस्तान एक अच्छा, क्योंकि मैं पर्सनली हमेशा चाहूंगा कि कोई भी, इवन भूटान और नेपाल भी अगर बोले ना कि हम पीस करना चाहते हैं, आई विल अप्रिशिएट दैट। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि किसने किया। सो मुझे लगता है ये जो सवाल पूछने वाले लोग हैं, जो आपने बोले कि वो बोलते हैं कि हमें अच्छा मीडिएटर होना चाहिए था, तो आज मैं आपको एक और नया प्रूफ दे देता हूँ। कल ट्रम्प साहब ने एक बहुत बढ़िया सी बात बोली जो सब लोगों से मिस हो गई, और उनके एग्जैक्ट वर्ड हैं, आई टोल्ड द फोर्सेस डू वट एवर इज नेसेसरी। वट एवर इज नेसेसरी, इसका हिंदी हिंदी रूपांतर कर लीजिए, सीधा सीधा निकल कर आएगा, जो उचित समझो करो। यही निकलेगा मतलब। इस जो उचित समझो के ऊपर आपने अभी 2 महीने पहले देखा था क्या महाभारत हो गया, कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर अपने चीफ को बोल देता है कि जो उचित समझो, तो इसका मतलब उसने आर्मी से पल्ला झाड़ लिया। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि उसको अपनी आर्मी पर कॉन्फिडेंस है। अब आप बता दीजिए, क्या ट्रंप डिसाइड करेंगे कि 155 जाएंगे जहाज या 156 जाएंगे? वो 150 जाएंगे ट्रुप्स या 250 जाएंगे? ये जो ग्राउंड सोल्जर है वो डिसाइड करता है। सो इसीलिए, और एक चीज बढ़िया सी ले लीजिए, कहीं पर भी, चाहे ट्रंप के खिलाफ 50 के 50 स्टेट में 90 लाख लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी सैटरडे संडे को, कहीं एक बार भी आपने सुना कितने गिरे? कितने गिरे कहीं सुना तो बताइए चलिए। डेमोक्रेट ने नहीं पूछा, नेटो ने नहीं पूछा, यूरोपियन यूनियन ने नहीं पूछा, यूएस की आवाम ने नहीं पूछा, हमारे यहां गिरे भी नहीं थे उसी दिन पूछ लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर सुनने में आया है, जरा बता दीजिए कितने गिरे। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपनी कंट्री, जब कोई ऑपरेशन होगा देयर विल बी लॉसेस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कंट्री का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी फौज के साथ उन चीजों में खड़े आए जहां मोराल अप हो। ये जो एक पायलट गिरा है, इसके बदले में अगर ऐसा माना जा रहा है कि 200 400 600 बिलियन डॉलर के जहाज बर्बाद हो गए, वेरी माइनर, कुछ नहीं है। ये उस देश की स्पिरिट है, ये उस आर्मी की स्पिरिट है। हम अपने जवान को वापस लेकर आएंगे, हम अपने अफसर को वापस लेकर आएंगे। मुझे लगता है यहां पर, जब आपने मुझे कहा इसलिए आपने मुझे ट्रिगर कर दिया कि हमारे यहां पर भी लोगों ने बात करी कि मेडिएटर, आपको क्या लगता है मेडिएटर बोलने से होता है? आपने कभी सुना, आपने कभी भी सुना कि माराडोना या पेले ने कहा हो कि आई एम अ गुड प्लेयर, आई एम अ ग्रेट प्लेयर, आई एम अ ग्रैंड प्लेयर? दे प्ले द गेम एंड द गेम स्पीक्स फॉर देम कि व्हाट गुड प्लेयर दे आर। द इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन पॉलिटिकल डिप्लोमेसी दिखा रही है कि आप अपने जहाज ला पा रहे हैं उस हॉर्मूज से,
आप उन पहली कंट्रीज में थे जिनके जहाज निकल कर आए। अपने आप निकल आए क्या, या पाकिस्तान के मीडिएशन करने से निकल कर आए? आप आज भी देख रहे हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट से, फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत होती होगी? ये बातचीत होती होगी कि पाकिस्तान में पेट्रोल का क्या रेट है। आप क्रिटिसाइज कितना कर ले, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि आज भी मैंने कल रात को पेट्रोल भराया है, 94 रुपीज 77 पैसा वॉज द रेट यस्टरडे, और जब मैंने 2 महीने पहले भी भराया था तो रेट यही था, और मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। कहीं पर एक आध जगह लाइनें लग जाती है, ऐसी बात नहीं है। नोएडा के 18 सेक्टर में जाइए, शाम को 5-6 बजे आपको लाइन लगी हुई मिलती है, बट वो आज से नहीं मिलती, हमेशा से मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने मीडिएशन करना है या नहीं करना। अब देख लीजिए ना कि पाकिस्तान तो फंस गया। अब अगर वो सऊदी का साथ देता है तो ईरान बुरा मान जाएगा, अगर वो ईरान का साथ देता है तो यूएस बुरा मान जाएगा, अगर वो यूएस का साथ देता है तो चाइना बुरा मान जाएगा। जो जो बड़बोलापन होता है ना, जो भोंपू लगा के बोलने वाला, वो यहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके पास पाकिस्तान में जहाजों का, शिप्स का जो बल्क कैरियर्स हैं पेट्रोल के, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर रेट क्यों बढ़ा? 465 रुपीज रेट पेट्रोल का, 520 रुपीज डीजल का रेट क्यों बढ़ा? आप बता दीजिए। भाई वो तो बड़े प्लेयर है, मीडिएटर में, उन्हें तो यूएस से भी आना चाहिए था तेल, उन्हें तो ईरान से भी आना चाहिए था तेल, चाइना के थ्रू उनके पास रशिया का भी तेल आना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश ले लीजिए, बांग्लादेश को इंडिया से तेल क्यों लेना पड़ रहा है? भाई आपको तो अलाउड है। श्रीलंका को हमसे क्यों लेना पड़ रहा है? सो अगर आप इंडिया को एज अ मीडिएटर ढूंढ रहे हैं, तो इंडिया डज नॉट मीडिएट विद अ भोंपू। हम भोंपू के साथ नहीं करते हैं। हमारी साइलेंट डेमोक्रेसी, हमारी साइलेंट डिप्लोमेसी अपने आप बोलती है आपके कंट्री के भलाई में। हमने कहीं नहीं बोला ऑफिशियली, प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं बोला कि ट्रंप पागल है, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, लेकिन हमने उनके साथ नेगोशिएट कर लिया। कुछ कम हुआ, कुछ ज्यादा हुआ, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। बट कहीं भी कुछ भी कह लीजिए, वो 50% से गिरकर 17% पर आना कोई कम नहीं है। मैं मानता हूं कि 17 भी नहीं होना चाहिए, ये एक अलग बात है, लेकिन दैट्स द वे नेगोशिएशंस आर। मुझे लगता है इंडिया जो कुछ कर रहा है, टेक प्राइड इन इट। आपके व्यूअर्स से भी मैं ये कहूंगा, अगर आप अपने में प्राइड रखते हैं तो अपने देश में प्राइड रखिए, और अगर आप अपने देश में प्राइड रखते हैं तो अपने में प्राइड ले लीजिए। आपने बहुत सारी बड़ी बातें कही हैं। आपने यूएस के पायलट का भी जिक्र किया। मुझे याद है, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे थे भारत ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया था जब उस टाइम के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फोर्सेस उन तक पहुंच गए थे। तरह तरह की बातें, लगातार डिस्कशन हुआ है। खैर वो एक अलग डिबेट है, उस पर मैं बाद में कभी बात करूंगी, आपसे चर्चा करूंगी। नहीं, मुझे अभी एक 10 सेकंड, एक दस हाँ सेकंड हाँ, का इस श्योर पे श्योर क्लियर श्योर। कर दे दो, इस पर जी 10 जी सेकंड ही जी जी। लगाऊंगा। मैं अभी इसको इलेबोरेट नहीं करूंगा। अ, क्या मेरी और पाकिस्तान की लड़ाई को आप यूएस और ईरान की लड़ाई से कंपेयर कर सकते हो? पहली बात। दूसरी बात, कहां उस यूएस को 200-250 सैनिक डालने पड़े, 150 जहाज डालने पड़े, हेलीकॉप्टर्स लगाने पड़े? मैंने तो कुछ नहीं लगाया, मैं तो सिर्फ एक मैसेज भेजा कि 9 बजे तक इसे रिहा कर दीजिए, 9 बजे के बाद मैं जिम्मेवार नहीं हूंगा। आप सीधे आगे वाघा बॉर्डर पर लेकर, इससे बड़ा अपने पायलट के साथ खड़े होने का आपके पास कोई प्रूफ ना हो सकता है, ना होगा। आपकी कंट्री की, आपकी गवर्नमेंट, आपकी एयरफोर्स उस पायलट के लिए क्या करने जा रही थी, वो बातें डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती। ये एग्जैक्टली वही है कि जैसे ऑप सिंदूर में आर्मी चीफ ने बोला कि उस शाम को कुछ ऐसा होने वाला था जिसका इंडिकेशन हमने दिया, जो कि सैटेलाइट में पकड़ा जाए, और चाइना उसे यूएस को, सॉरी, चाइना उसे पाकिस्तान को बता दे। और जैसे ही पाकिस्तान को वो सो कॉल्ड पता चला, आपने देखा चीजें। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, सारी चीजें बोली नहीं जाती। टेक माय वर्ड, वी वर द बिगर विनर टू गेट अभिनंदन एज कंपेयर टू व्हाट दे आर। इन्हें तो फिर भी 48 घंटे लगे उस पायलट को ढूंढने में, उस पायलट की तकलीफ में। हमारे बंदे को तो तकलीफ नहीं हुई।
ठीक है, ये होता है कि जब आप दुश्मन देश में पकड़े जाते हैं, आपको थोड़ा बहुत मिसहैंडलिंग होती है, मैनहैंडलिंग होती है लोकल्स द्वारा, बट अपने आप में ऐसा कोई बड़ा उसके साथ हादसा नहीं हुआ। टेक प्राइड इन इट, योर योर आर्मी स्टूड बाय दैट मैन। ऐसा नहीं है कि हमने उसे छोड़ दिया, हमने अपना तरीका निकाला, साइलेंट। हमने अपना वो वेपन सिस्टम उस दिन जो निकाला था, उसको उसकी आवाज सुनकर, उसके गैरेज के खुलने की आवाज सुनकर अभिनंदन वॉज बैक विद मी। हम्म। अ, चलिए, यूएस ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पे वापस लौट जाते हैं और आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप बाय द वे, जो यूएस ने अपने पायलट को निकाला, उस पूरे मिशन पर आपके क्या थॉट्स हैं? वेल डन यूएस, आई एम प्राउड ऑफ दैट प्रोफेशनल फोर्स जो अपने उस जाबाज फौजी को निकाल कर ले गई। बॉटम लाइन इज, यस आई एम प्राउड ऑफ दैट आर्मी जो अपने उस जाबाज सिपाही को, जो अकेला बिहाइंड एनिमी लाइंस है, उसको ले जाना अमाउंट्स टू प्राइड टू मी एज अ आर्मी मैन, कि यस अगर ये इथॉस मेरे यहाँ है तो दुनिया की सभी आर्मीज में है। ये पाकिस्तान आर्मी नहीं है कि कारगिल में आपके बंदों को मरवा दो और उसके बाद कह दो ये हमारे बंदे नहीं है। ये चाइनीज आर्मी नहीं है जो गलवान में अपने बंदे मरवा दो और आप बाद में कह दो कि ये हमारे बंदे नहीं है। ये वो वाला लेवल है जहां पर आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, कि अगर मैं होता तो मैं भी यही करता जो यूएस आर्मी ने किया। अपने जवान जाबाज बंदे को निकालना आर्मी का फर्ज नहीं है, आर्मी का खून है जो बोलता है, और वो बोलकर उसे ले गया। हम्म। किस तरह की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है सर इस तरह के ऑपरेशन में? ओ माय गॉड, एक्सपर्टीज आप सोच लीजिए, खून के अंदर होना पड़ेगा। जो पायलट जिस दिन पायलट बना होगा, उस दिन से उसने जितनी बार जहाज चलाया होगा, इजेक्शन ड्रिल्स के बारे में उसने रिहर्स किया होगा। अगर एक्सीडेंटल इजेक्शन होती है, अगर एनिमी लाइंस के दूसरी साइड चला जाता है, बिहाइंड एनिमी लाइंस चले जाता है, तो उसकी ड्रिल उसने अपने दिमाग में रोजाना रिहर्स करी होंगी। जितनी बार एक एयरक्राफ्ट एनिमी एरिया के लिए जाने की तैयारी करता है, चाहे उस एरिया में एंटर करे या ना करे, उसकी रेस्क्यू टीम तैयारी पूरी करके रखती है। उसकी रेस्क्यू टीम के लोग ईयर मार्क्ड होते हैं। वो जहाज अगर 2 मिनट लगाता है जमीन तक गिरने में, उस 2 मिनट से पहले उसकी रेस्क्यू टीम जहां से भी ईयर मार्क्ड है वो टेक ऑफ कर जाती है। इतनी माइन्यूट प्लानिंग करी जाती है, इतनी प्रोफेशनल प्लानिंग करी जाती है। मैंने ये एज अ प्रैक्टिस करी है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि हमें तो हम्म। उन दिनों लगता था कि ये हम रोजाना क्यों कर रहे हैं, बट उस रोजाना को करने का मतलब ही ये है, जैसे यूएस अल्टीमेटली कुछ भी कह लीजिए, अपने उस पायलट को ले गया। उस पायलट को बचाना आपकी नाक की लड़ाई है। इस नाक की लड़ाई में फौज कभी नीचे नहीं आनी चाहिए। ये मेरा अपना सोच है। हम्म। अ, ये बताएं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, ईरान जो यूएस का पीस प्लान है उसको रिजेक्ट कर रहा है, ये बड़े डिस्कशन हो रहे हैं कि भैया इन्होंने पावर प्लांट को टारगेट कर दिया, ये तो बड़े ही निर्दयी हैं, ये तो बड़े जल्लाद हैं, ये तो मानवता के खिलाफ हैं, इन्होंने कैसे उन प्लांट्स को टारगेट कर दिया। तरह तरह की बातें हम लगातार सुन रहे हैं। हालांकि उसमें सवाल ये भी है कि ये मानवता तब कहाँ गई थी जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था। ये मानवता तब कहाँ गई थी जब आप हिजबुल्ला, हमास और हुतीज जैसे टेरर आउटफिट्स को पालते हैं। ये मानवता तब कहाँ चली जाती है जब आप जो तमाम सिविलियंस हैं जिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू एनर्जी ट्रैवल करती है, ऑयल ट्रैवल करता है, वो अगर आज संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल है, मतलब इट्स अ डिबेटेबल थिंग। पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, यूएस का बड़ा कदम क्या हो सकता है ईरान के खिलाफ अब? अगर यूएस ने अनाउंस किया है कि कल कल मतलब कल सवेरे 6 बजे के करीब एक बहुत बड़ी चीज होगी, और वो ईरान को, जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है, कि ईरान को वो स्टोन एज में ले जाएगा। स्टोन एज में ले जाने वाला सिर्फ एक ही वेपन होता है, दैट इज दी न्यूक्लियर बॉम्ब। एक पूरी कंट्री को अगर स्टोन एज में ले जाना है तो वो सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकता है। आप जीबीयू चाहे कितने ठोक लो, पहाड़ के नीचे नहीं जा पाएंगे। आप 1000 पाउंडर लगा लो, 2000 पाउंडर लगा लो, 5000 पाउंडर बॉम्ब गिरा लो, कंट्री स्टोन एज में नहीं जाती। न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर जाता है, लेकिन हम्म। न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने से पहले आपको ये जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी कि क्या उसका इफेक्ट उसके पड़ोसी कंट्रीज में जाएगा या नहीं जाएगा। उस दिन की क्या विंड डायरेक्शन है, वो किधर तक लेकर जाएगी या नहीं जाएगी।
चेर्नोबिल आपके सामने एक एक्सीडेंट के तौर पर आपके पास एक प्रूफ है, जिसकी रेडिएशन इफेक्ट हवा के वजह से 2200 किलोमीटर दूर तक गई थी। हम्म। अब आप लगा लीजिए उस पर्टिकुलर डे की हवा, आज की हवा क्या है, उस समय कितनी ह्यूमिडिटी थी, उस समय कितनी ड्राइनेस थी। एक जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है। चलिए उसको भी छोड़ दें, क्योंकि पागलपन में कोई कुछ भी कर सकता है। अगर ट्रम्प इस वेपन सिस्टम को, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या हम्म। यूएस की आवाम इसको अलाउ करेगी? 80 से 90 लाख लोग 50 स्टेट्स ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स के 50 स्टेट्स के अंदर प्रोटेस्ट पर हैं कि आपकी ये जो लड़ाई है ये ठीक नहीं। 63 से बढ़कर 67% जनता कह रही है कि ये लड़ाई आपने गलत ली है। डेमोक्रेट 97% बोल रहे हैं कि ये आपकी गलत लड़ाई है। रिपब्लिकन जो आपके अपने लोग हैं, वो अपनी दबी जबान में कह रहे हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, वो तो दिख नहीं रहा। क्या आपके पास कोई परसों का भी प्लान है? आज और कल का तो ठीक है, व्हाट इज द प्लान परसों? परसों क्या होगा, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। नेटो कंट्रीज जो आपके अपने थे वो बुलीड फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। यूके ने आज सवेरे फिर से डिक्लेयर कर दिया कि किसी भी तरह की मेजर स्ट्राइक अगर आप ईरान पर करते हैं तो जनाब हमारे बेसिस से नहीं हो सकता। स्पेन अपना एयर स्पेस बंद कर चुका है। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक इतनी जस्टिफाइड है, चाहे वो ईरान को एज अ टेररिस्ट कंट्री के तौर पर भी अगर वो डिजर्व करता है, तो ये सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? इसको तो इवेलुएट करना पड़ेगा ना। वर्ल्ड ओपिनियन अगेंस्ट क्यों जा रहा है? ट्रंप के ट्रंप के ऊपर बात आ रही है कि ये लड़ाई उनकी है बाय चॉइस। उनके काउंटर टेररिज्म, अगर वर्ड आपने टेररिज्म निकाला है इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, उनका काउंटर टेररिज्म का जो बॉस है वो ये बोल के रिजाइन क्यों कर रहा है कि देयर वाज नो टेररिज्म इन्वॉल्व दिस टाइम, दे वर प्रिपेयर्ड टू गिव अप देयर टेररिस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्योंकि ट्रंप का कहना है कि वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनका वो टेररिज्म का पार्ट है। मैं इन सब बातों पे अलग हो जाता हूं, एज अ इंडियन बात करता हूं। मैंने आपको एक पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो दे दिया, अब एक मैं इंडियन सिनेरियो देता हूं। मेरा इंडियन सिनेरियो है, यस, ईरान इज अ टेररिस्ट स्टेट। मैंने टीवी चैनल पर बैठ के 85 बार ये कहा है, जब आप बता रही हैं वो इजराइल वाली बात, वो 7 अक्टूबर वाली, हमने भी कहा कि हूती हमास हिजबुल्लाह के पीछे पूरा पैसा, पूरी टेररिज्म, पूरी ट्रेनिंग, पूरा इक्विपमेंट ईरान देगा, एंड ईरान इज द कल्प्रिट। हमने पिछले साल जब वो न्यूक्लियर वाला स्ट्राइक हुआ था तब भी कहा था कि ठीक है भाई, अगर ये केमिकल सॉरी न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया के खिलाफ है तो इसके ऊपर स्ट्राइक हो गई है, चलो खत्म हो गया मामला। लेकिन अब बार बार निकलकर तो ये आ रहा है कि टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ यूएस की अंग्रेजी के हिसाब से होगी। मेरी भी तो अंग्रेजी लो ना। अगर टेररिज्म अगर टेररिज्म में टेररिस्ट कंट्री ईरान है और उसका हश्र वही होना चाहिए जो हो रहा है, तो उसके पड़ोस में एक और उससे भी बड़ा टेररिस्ट स्टेट है जो दुनिया में माना जाता है, और वो है पाकिस्तान। तो ये डेफिनेशन वहां क्यों नहीं लगेगी भाई? आप बता दीजिए, ओसामा बिन लादेन को तो यूएस ने ही पाया था वहां। हाफिज सईद जो डिक्लेयर्ड यूनाइटेड नेशन का टेररिस्ट है वो कहाँ है? मसूद कहाँ है? लखवी कहाँ है? आप नाम गिनवाइए, 20 में से 18 टॉप टेररिस्ट जो यूएन डेजिग्नेटेड है वो वहां है। तो क्या वो कंट्री टेररिस्ट है या नहीं है? मैं बिल्कुल, एक अगर डेफिनेशन आप देगी तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन अगर डेफिनेशन का क्राइटेरिया ये है कि यूएस के खिलाफ वाला टेररिज्म वाला कंट्री टेररिस्ट है और बाकी नहीं है, मतलब जयशंकर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि इफ देर इज अ टेररिज्म ऑन यूरोप देन इट इज अ टेररिज्म ऑन द वर्ल्ड। लेकिन अगर वो टेररिज्म इज ऑन इंडिया देन इट्स अ लोकल अफेयर। इंडिया नीड्स, व्हाई? बिकॉज यू अमेरिका सॉरी पाकिस्तान से ये तो फ्रीडम फाइटर्स का है, वहां पर आपकी जबान क्यों नहीं खुलती? देखिए पैरामीटर सेम होने चाहिए। इसलिए अब मैं आता हूं आपकी बात को आंसर करने के लिए।
मेरे दो पैरामीटर है। टेररिज्म पर अगर मेरे साथ आपने ईरान को जज करना है, इट इज टू बी ब्लेम। 700 से 800 बिलियन डॉलर वो हर साल टेररिज्म में हुती हमास हिजबुल्लाह को देता था। आईएसआईएस को भी वो फंड करता था या उसको क्रिएट करता था। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर टेररिज्म की बात है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दी किसने थी? मिस्टर ट्रंप अपनी हिस्ट्री खोलकर देखिए, आप ही लोगों ने दी थी। ये आप ही का चहेता कंट्री था। ये एग्जैक्टली वही बात होगी। पिछले टर्म में पाकिस्तान वाज अ टेररिस्ट स्टेट बाय ट्रंप, इस बार नहीं है। पिछले बार भाई सारा पैसा आना बंद कर दिया था ना, इसलिए पाकिस्तान एफएटीएफ में भी चला गया, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी चला गया। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान जाए, क्योंकि पाकिस्तान जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। बट अपने आप में अगर हम ये सोचें कि नहीं, अब आती है बात कि ईरान को मैं टेररिज्म से हटकर जब देखता हूं, टेररिज्म वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब हट के बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मिस्टर ट्रंप आपका क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या आप उसकी न्यूक्लियर टेररिज्म को खत्म कर पाए? वो तो आपने पिछले साल भी डिक्लेयर किया था। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। आपने तो इराक में भी जब एंट्री ली थी तो बोला था एनबीसी, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स वहां पर हैं। आपने ना उसके बाद कभी दिखाए, ना आज तक दिखाई दिए। उल्टा यूएस और ब्रिटेन का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि देयर वर नो एनबीसी वेपन्स फाउंड इन दैट कंट्री। ये तो बढ़िया बात है। अब आ गई बात कि आज की तारीख में रिजाइन चेंज, क्योंकि खमेनी इज अ टेररिस्ट रिजाइन, तो खमेनी तो मर गए। आप ही का कहना था 20 से 30 हजार लोग सड़कों पर थे, एंटी खमेनी कहां गए? उन 20-30 की बजाय 20-30 लाख लोग सड़कों पर आए, लेकिन वो अपने झंडे के नीचे आए। उस झंडे के नीचे आना, वहां से खमेनी चेंज ऑब्लिक रिजाइन चेंज टर्न इनटू अ डिफरेंट चेंज। और मैं तो कहता हूं आप वो वाली चेंज तो कर नहीं पाए। आपने लेकर अपनी मिलिट्री का रिजाइन चेंज कर दिया कि आपने टॉप 8 जनरल्स को सैक कर कर बदलना शुरू कर दिया कि भाई तुमने मुझे ठीक से गाइड नहीं किया, तुमने मेरे को इस लड़ाई में डलवा दिया। आप सोचिए। चलिए उससे भी एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। आपने कहा एनर्जी या ये ऑयल और ये सब चीजें। आप एक बात बताइए, मैं ईरान को पूरा पूरा ब्लेम करूंगा कि अगर वो किसी भी एनर्जी इंस्टॉलेशन के ऊपर वो करता है, लेकिन क्या इसराइल इसमें दूध का धुला है? क्या यूएस उसमें दूध का धुला है? एक लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेटेस्ट सबसे पहला और अब तक का आखिरी ब्रिज अगर दोनों कंट्रीज की लड़ाई में अगर कहीं टूटा है तो वो ईरान में तोड़ा गया है। दैट इज दैट कराच वाला ब्रिज। क्या उसकी टेक्निकल टैक्टिकल सिग्निफिकेंस है कि वो स्ट्रेटेजिक था, उस पर से आर्मी मूव करती थी, उस पर से टैंक मूव करते थे, उस पर से मिसाइल मूव करती थी, क्या था? आप बता दीजिए मुझे। चलिए छोड़ दीजिए ये सारी पुरानी बातें, इसलिए आप लोग बोलेंगे कि मैं क्या ले। आज की बात करो ना। आज खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक हुआ है। खर्ग आइलैंड पर अटैक क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऐसा मानती है और ये सच्चाई भी है, 90 टू 95% इकोनॉमी ईरान की, जो तेल की अर्निंग है, वो खर्ग आइलैंड में जो सुपर टैंकर्स और टैंकर्स आते हैं उसकी फिलिंग होती है। जैसे कार में आपकी फिलिंग होती है ना, वैसे वहां पर पाइपलाइन लगी हुई है जो फिल करते हैं। वहां पर कोई तेल का कुआं नहीं है कि आप उसको तोड़। अरे भाई, आज आप उस खर्ग आइलैंड को जब तोड़ रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप ईरान का तेल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वेनेजुएला की तरह उस तेल के ऊपर मेरा हक होना चाहिए। उस तेल के पीछे पेट्रो डॉलर्स, क्योंकि वो तेल इस समय युआन में बिक रहा है, तो कहीं मेरे पेट्रो डॉलर्स ना कम हो जाए। देखिए, मैं किसी कंट्री को रिस्पेक्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा जहां पर चीजें ट्रांसपेरेंटली क्लियर हों कि ये दुनिया के लिए अच्छा है। आप एक बात बता दीजिए कि ये तो लड़ाई आपके पेट्रो डॉलर्स की चल रही है बिहाइंड दी सीन। ये लड़ाई आपकी ऑयल के डोमिनेंस की चल रही है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन कितने मर गए, कितने नहीं मर गए, कितने टेररिस्ट मरे, कितने नहीं मरे, वो जो लीडरशिप मरी, चलिए सारी लीडरशिप मर गई। आपने 90 टू 95% आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या ट्रम्प का स्टेटमेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोट कर रहा हूं, दे डोंट हैव आर्मी, वी हैव डेसिमेटेड देयर एयरफोर्स। हमने उनकी नेवी बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी। भाई साहब, जड़ से अगर नेवी खत्म हो गई
तो हॉर्मुज में आने में आपको डर किस बात का है? पैदल चलिए फिर तो, जब बचा ही कुछ नहीं है। ये जो मिसाइल आ रही है, ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं अभी भी, 97, 98, 99 वेव आ रही है, फिर ये आ कहां से रही है? अगर आपने सब कुछ खत्म कर दिया, या तो फिर मानिए कि इतना कुछ खत्म होने के बावजूद उस छोटी सी बची खुची ताकत में अगर ईरान इतना ताकतवर है, तो गलती किसकी है? हॉर्मोज मेरा क्रिएटेड नहीं है, यूएस ये आपका क्रिएटेड है। आपने 28 तारीख को ये बॉम्ब गिरा है, 25 और 26 फरवरी को हमारे जहाज निकल कर आए हैं, दुनिया भर के जहाज निकल कर आए हैं। 138 ships have passed through Hormuz per day in the month of February. आज हम देख रहे हैं 17 से 18। आप बताइए मैं किसको ब्लेम करूं? मैं ईरान को ब्लेम करूं, यूएस को ब्लेम करूं? भाई ईरान के पास जब कुछ बचा ही नहीं है, आप एक सेकंड के लिए अपने को भी उसमें रखकर देखिए ना। भाई ईरान बोलता है, और ईरान छोड़ दीजिए, ईरान झूठ बोलता होगा, ओमान बोलता है, आईएईई बोलता है 60% एनरिच यूरेनियम को ईरान दे रहा था। मैं मानता हूं इस बात को, ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है, मक्कार आदमी है, मान दिया। वो अगर आज दे भी देगा ना, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल फिर से करेगा, कल नहीं तो परसों फिर से करेगा। वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सो इज दिस द वे कि आप उसे स्टोन एज में ले जाएं? स्टोन एज इज अ गुड स्लैंग बाय द वेस्टर्न कंट्रीज कि हम ऐसा कर दे। भाई आपने 90% जब डिस्ट्रॉय किया, तब तो वो इतना स्ट्रांगली खड़ा, अब मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? हॉर्मोज कल बंद हो गया फिर से टोटली, आप बताइए मेरा तेल कहां से आएगा? क्या यूएस मुझे $73 पर बैरल के हिसाब से देगा? वेनेजुएला से ही मैं ले लूंगा, देगा? अपना उसने खुद तो बढ़ाकर कर लिया 114। ब्रेंट ऑयल जो इस समय है $114 चल रहा है। आप बता दीजिए। मैं तो अभी तक सिर्फ इसीलिए बचा हुआ हूं कि मेरे थोड़े से रिजर्व थे इंडिया में, इसलिए रेट अभी तक नहीं बढ़ा है। एलपीजी, हालांकि वो सो कॉल्ड उस एक्सट्रीम लेवल की इमरजेंसी नहीं आई, तब आप देखिए हमारे यहाँ कितनी मारामारी होगी। आज भी चल रही है। आई एम प्रिपेयर्ड टू फेस दैट। लेकिन ये हुआ किसके वजह से? 25, 26, 27 फरवरी को मेरे जहाज एलपीजी के और क्रूड ऑयल के नॉर्मल आ रहे थे। 28 तारीख को जिसने भी अटैक किया, अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने क्यों नहीं सोचा, और ऐसा हो ही नहीं सकता ना सोचा हो, कि ईरान हॉर्मुज बंद करेगा। चलिए कल सवेरे आप आज बोलने को बोल देंगे कि कल सवेरे हम हॉर्मुज में अपने फोर्सेस को डाल देंगे। वो बाब अल मंदेब बंद कर देगा, वो हुती वाला जो साइड है, जो रेड सी वाली साइड है। 120% यहां अटक जाएगा, 15% वहां अटक जाएगा, 35% आप अटक जाएगा। और ये अकेली ऑयल की लड़ाई नहीं है, ये ऑयल की लड़ाई है, ये गैस की लड़ाई है, ये सल्फर की लड़ाई है, ये एल्यूमिनियम की लड़ाई है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कंटेनर्स जो अटके हुए हैं उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई अपने आप में क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन की है, खाद, यूरिया। 5 फैक्ट्री जो बांग्लादेश में है वो बंद हो गई। हम्म आप बताइए, 30% ऑफ दी फर्टिलाइजर पासिस थ्रू हॉर्मोन्स, 30%। और ऑयल का अगर मैं ले लूं, ठीक बोल रहे हैं ट्रम्प, मेरा मेरा हॉर्मोन्स से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका तो सिर्फ 2% आता है वहां से। उन्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने तो पूरी दुनिया के ऊपर स्टेक खेला है ना ये बंदूक जो है, और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कोलिजन आनी चाहिए, नेटो आना चाहिए, वर्ल्ड पावर्स आनी चाहिए इसको सिक्योर करने के लिए। ये बढ़िया है कि प्रॉब्लम आप क्रिएट करो और भरेंगे हम। किसने भरेंगे भाई? इसलिए आज की तारीख में इंडिया साइलेंट डिप्लोमेसी के साथ इस समय हमारी उंगली दबी हुई है। हमें अपना ऑयल की बाकी भी जो 14 कंटेनर्स हैं उनको निकालना है। इसलिए हम इस समय इसराइल के खिलाफ बड़बोले नहीं हो रहे। मैं सीधी हम्म सीधी बात करूं, इस समय हम्म मेरे इंटरेस्ट सुप्रीम है कि मेरी एलपीजी और मेरा क्रूड ऑयल आ जाए, या जो भी होना है, जैसे भी होना है, वो उसका कोई एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम आ गई है कि रशिया ने बंद कर दिया 1 तारीख से। उसने कह दिया कि मैं अगले 30 दिन के लिए किसी को ऑयल नहीं दूंगा। मेरा ऑयल कहां से आएगा आप बता दीजिए? और ऊपर से ले लीजिए, चाइना ने कल क्या किया है? चाइना ने नो टाइम जारी कर दिया, अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। और 1 दिन के लिए नहीं किया, 2 दिन के लिए नहीं, 40 दिन के लिए किया है, 6 मई हम्म तक।
तो आप सोचिए कितना आज तक कभी मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी ने भी 40 दिन के लिए एयर स्पेस बंद किया होगा, नो टाइम। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ताइवान स्ट्रेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोजेक्शन है कि हम्म, चलिए जी, अगर आपको वेनेजुला करना अलाउड है, आपको ईरान करना अलाउड है, तो मुझे भी ताइवान करना अलाउड होना चाहिए। बड़ी सीधी बात है ना, क्योंकि इस लड़ाई का अकेला एक बेनिफिशियरी है, चाइना। टॉप बेनिफिशियरी चाइना। और वो भी इसलिए उसके ऑयल पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है, उसके युआन को एक्सेप्ट कर रहा है ईरान कि कोई भी कंट्री का अगर कोई भी सुपर टैंकर युआन में पेमेंट कर रहा है तो हम उस टैंकर को जाने देंगे। भाई इससे और बढ़िया क्या बात हो सकती है? बिना उस लड़ाई में आए आप उस लड़ाई के किंग निकल कर आ रहे हो। सो लेट अस नॉट गेट मिसलेड कि शायद मेरे जैसे कुछ लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम ईरान के साथ हैं। नहीं, हम इस समय ये देख रहे हैं कि अगर ये वेनेजुला का हाल है, यही हाल ईरान का है, अगर यही हाल नेक्स्ट में लीबिया और सीरिया का होने वाला है, तो भाई साहब परसों किसका नंबर आएगा? क्योंकि एक पावर जिसको कि यूएस देख रहा है एज अ वेरी बिग थ्रेट इकोनॉमिकली, वो इंडिया भी है। इंडिया के इमर्जिंग पावर होने की तकलीफ चाइना और यूएस को सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक वो इकॉनमी है, जब सब इकॉनमी गिरी हुई है, इस समय सब जगह रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, इंडिया के रेट पेट्रोल नहीं बढ़ रहे। रीजन कुछ भी दिखा लो, कोई पॉलिटिक्स कर लो, क्या करना है मुझे नहीं पता। लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज गुड टू बी अ साइलेंट ऑपरेटर इन अ साइलेंट डिप्लोमेसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स थे सर, और अब तो इंतजार है कि यूएस का एक्शन क्या होगा, क्योंकि उस पर भी मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी। ये जो एक टाइमलाइन सेट की गई है ना, उस पर बात करेंगे जब नया दिन आएगा, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं ये एक्शन होगा क्या। इस समय तो सब स्पेक्युलेट कर रहे हैं, सेंसेशनलाइजेशन भी बहुत देखने को मिल रहा है। खैर, सेंसेशनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा, अगर ये पीस नहीं हुआ तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और हम भी उससे अछूते नहीं रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन निगाहें इसी बात पर हैं कि वो फाइनल एक्शन क्या है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतने सरल साधारण तरीके से सबके सामने अपने इनसाइट्स रखे, जिनसे काफी कुछ सीखने और एक एक बैलेंस मिला इस पूरे डिस्कोर्स को, इस पूरे डिस्कशन को। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।